नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम बात करेंगे एलएसी पर तनाव और देश में जो चीनी जासूसी हुई है उस पर। और इस बीच आमिर खान, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान जो है वो तुर्की में जाकर के वहां राष्ट्रपति के पत्नी एमिन एर्दोगन से मुलाकात की है। इसी सब मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। काफी दिनों के बाद एक बार फिर से एक मुलाकात हो रही है। जी हाँ सर, सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से एलएसी पर लगातार तनाव है और इस बीच वहां पर चीन जो है वो लगातार, चाहे वो तोपों की हो या अलग अलग एयरक्राफ्ट जो युद्धक सामग्री हैं, वो वहां पर तैनात कर रहा है। तो इस सब के पीछे क्या मंशा है चीन की, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी इस मुद्दे पे बात किया और कहा कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि चीन काफी तैयारी करने के बाद आया था और इस तैयारी की धमकी जो उनके एक प्रिंसिपल माउथ पीस जिसे हम कहते हैं ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने दे रखा था पिछले साल अगस्त में ही कि इंडिया विल इंकर कॉस्ट और बहुत सी बातें कर रहे थे। 2013 से हम देखें तो चीन की जो भी एग्रेशन है या बेलिजरेंस है बॉर्डर पे, वो बढ़ गई थी भारत के साथ और दूसरे देशों के साथ भी उन्होंने बढ़ाया, लेकिन 2013 से एक बहुत ही कंसिस्टेंट पैटर्न है। देखिए, अगर चीन की पूरी मिलिट्री प्रिपरेशन को देखें, उनकी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को देखें, तो चीन एक बड़े एजेंडा पे है। एजेंडा है कि पूरे एशिया पैसिफिक में या फार ईस्ट में वो अमेरिका को आने देना नहीं चाहता है और वो भारत से कोई भी चुनौती बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। उसने जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेसिटीज डेवलप किए हैं, जो अमेरिका के सैटेलाइट तक को अपने एरिया में वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो जापान में तक में जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको खत्म कर सकता है। उनके पास जो रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अमेरिका के पास उसका जवाब नहीं है। दूसरा फिलीपींस है, जो इसके साथ उनका वाटर इसका डिस्प्यूट चल रहा था साउथ चाइना सी को, वहां के प्रेसिडेंट को भी किसी तरीके से उन्होंने अपने पास ले लिया है। तो देखिए, ऐसे में चीन की एक मंशा बहुत क्लियर है कि वो हर तरीके से प्रयास करेगा कि भारत के ऊपर दबाव बना के रखे रहे, खुद भी और पाकिस्तान के जरिए भी और दूसरे तरीकों से भी, ताकि भारत उसे कोई चुनौती दे न सके और अमेरिका को वो बड़ा क्लियर मैसेज दे कि इस एरिया में उसका डोमिनेशन होगा, चीन का डोमिनेशन होगा और वो अमेरिका को नहीं आने देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गहरी साजिश है, चाल है और एक स्ट्रेटेजिक, आप कहें ब्रिंकमैनशिप ही नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन की जो है डिजाइन नजर आ रही है। सर, ये ना सिर्फ लद्दाख में है, यानी कि ना जो हमारा फिंगर 4 का इलाका है सिर्फ वहीं पर ये डिप्लॉयमेंट नहीं है। पूरे जो सीमा लगती है भारत से, उस पूरे सीमा पर, चाहे वह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह वह अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है और जहां जो साजो सामान है, युद्धक सामग्री, वो सारा सामान वहां उपलब्ध करा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि चीन जो है एक तरफ बातचीत की बात तो वैश्विक स्तर पर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है कुछ और ही चाल चल रहा है? देखिए, चीन की बातचीत का कभी भी भरोसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। दूसरे देशों को तो छोड़िए, चीन की पुरानी परंपरा रही है, हमेशा से उनकी साइकी में रही है कि जो भी चीन के बादशाह रहे हैं या राजा रहे हैं, हालांकि शी जिनपिंग प्रेसिडेंट कम और चीन के बादशाह ज्यादा हैं, ये लोग अपनी बातें अपने तक सीमित रखते हैं, सीक्रेसी बना के चलते हैं। जब वो अपने देश में इतनी सीक्रेसी बना के चलते हैं तो दूसरों के देश में क्या करेंगे? लेकिन जैसे हम लोगों ने बातचीत की कि चीन की बहुत क्लियर मंशा है, वो दिखाना चाहता है कि उसकी डोमिनेशन है। उसकी डोमिनेशन से होगा क्या कि भीतर में जो सीसीपी की डोमिनेशन है चाइनीज व्यवस्था में, उसकी डोमिनेशन बढ़नी ही बढ़नी है ताकि भीतर से भी रेजिस्टेंस नहीं हो सके। देखिए, इन तमाम मुद्दों के शुरू होने से पहले जनवरी का मेरा एक लेक्चर था जिसमें मैंने कहा कि जहां भी दिक्कत आएगी चीन ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि 2013 के बाद जो भी ट्रेंड शी जिनपिंग के आने के बाद दिखाई पड़ रहे थे उसमें बहुत ही क्लैरिटी थी कि इस तरीके की वो इशू रेज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि क्या कर रहे हैं हांगकांग में जो वन नेशन टू सिस्टम था उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड उनका मुद्दा है और एक बाहर की स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन से भी रिलेटेड मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि उनका एक ही मकसद है कि भारत के ऊपर बहुत दबाव बना के रखे रहना ताकि हमारे रिसोर्सेज बहुत स्ट्रेच हो और चूंकि वो फाइनेंशियली हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, उनकी देखिए हम उनकी इंडिजिनस मिलिट्री कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, तो वो सोचते हैं कि भारत पे अगर वो दबाव बना के रखे रहेंगे
तो भारत जो है उसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि इस रीजन में भारत एकमात्र देश है जो उसे चुनौती दे सकता है। सर आपको नहीं लगता है कि कहीं इस बीच में इस की बातचीत के जरिए इसमें फंसाए रखो और अपनी तैनाती जो है वो सीमाओं पर वो बढ़ाते जा रहा है जिस तरह से, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बातचीत के जरिए सिर्फ भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वो उसका पुराना तरीका है फंसाने की, नहीं, वो रेजोल्यूशन चीन के साथ किसी मुद्दे पे हो ही नहीं सकता है। उसका है कि जब हम ताकत में हैं तो जो हम कहते हैं वही होना चाहिए। जिस कन्फ्यूशन मोरालिटी की बात जो है शी जिनपिंग कहते हैं, उनकी क्या कन्फ्यूशन मोरालिटी है, उनके दिमाग में जाने की हम कोशिश करें। उनकी मोरालिटी ये है कि जो ताकतवर है उसके पूरा हक है कि जैसे वो चाहे वो बिहेव करे, और जो उससे कम ताकतवर है उनको उनकी बात माननी चाहिए। अगर एक सभ्यता के रूप में हम देखें तो भारत एक सभ्यता के रूप में चीन से बहुत पुराना, बहुत विशाल सभ्यता हुआ करता था, लेकिन हम सभ्यता के रूप में कम होते जा रहे हैं, श्रिंक करते जा रहे हैं। और उनको लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साइकी ऐसी है कि हम इंटरनल इश्यूज को डेमोक्रेसी की वजह से या जैसे भी कहें उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे। हम क्या, दुनिया के जो बड़े डेमोक्रेसी है, सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी है, उसमें भी इंटरनल इश्यूज को लेकर दिक्कत है। तो वो उनके तमाम इंस्टीट्यूशन को उनके भीतर जाके हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, छुप छुपा के काम करने की, डिसीट तरीके या डिसेप्शन के जरिए काम करने का चीन का एक पुराना उनके कल्चर का, उनके डीएनए का हिस्सा है। तो एक तो वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मेरी असेसमेंट ये कहती है कि चीन जो है पूरी तैयार, लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि पूरी तैयारी करके आया है, और छोटी पिक्चर जो भी हो, बड़ा पिक्चर वो ये कहना चाहता है कि इस एरिया में उससे हक है स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन करने का, और इस एरिया में वो हमें बताना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर है। हमें ही नहीं, वो अमेरिका को भी बताना चाहता है कि इस एरिया में वो अमेरिका को भी डोमिनेट करने नहीं देगा, इस एरिया में उसी की डोमिनेशन होगी। ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसा उसके एक्टिविटीज से लगता है। देखिए, किसी के मन में क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज है, जो उसके एक्शंस है, जो उनकी साइकी है, जो उनके भीतर के सर्कमस्टांसेस है, इन तमाम चीजों को करने के बाद तो यही पिक्चर नजर आती है। सर हालांकि भारत ने भी वहां पर जो अभी हाल ही में जो राफाल जो है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, उसको वहां पर भारत भी सीमा पर तैनात कर दिया है। लेकिन इसके एवज में इसको टक्कर देने के लिए उसका जो चेंगडू J-20 फाइटर है, उसको वहां पर वो सीमा पर लगभग 200 मील, लद्दाख से लगभग 200 मील की दूरी पर वो तैनात किया हुआ है, वो होटन एयरबेस के आसपास। तो आपको नहीं लगता है कि इस दोनों की तैनाती को आप किस रूप में देखते हैं? दोनों तरफ से जो ये युद्धक विमान तैनात हो रहे हैं। देखिए, कभी कभी आपकी ताकत, वॉर विनिंग कैपेसिटी या साइकोलॉजिकल जो भी है एडवांटेज, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, या आपके पास हथियार क्या है। उससे भी बहुत बड़ी ताकत होती है कि आपके लोगों का मोरल क्या है, आपके सोल्जर की साइकी क्या है, आपके देश का के हालात क्या है। तो हम लोग एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ आप देखें कि सोल्जर्स के मोरल बहुत मजबूत है। 1962 की बात बहुत अलग थी, क्यों? क्योंकि हम बहुत 14 गुना 15 गुना आउटनंबर हो चुके थे, हमारे लोगों के पास हथियार नहीं था। तो देखिए, ये होने के बावजूद उनकी कोई वॉर की उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके वेपन्स उतने टेस्टेड नहीं है। हालांकि कागज पे J-20 का जहां तक सवाल है, J-20 की स्पीड वो कहते हैं कि 2 मैक के बराबर है, जबकि राफेल की ये 1.8 मैक है। उसमें वेपन बेयरिंग कैपेसिटी जो है J-20 की भारत के से ज्यादा है। उनके पास 50 जो है, कहीं से मैं देख रहा था कि 50 एक J-20 जहाज है भारत के मुकाबले। लेकिन देखिए, इसमें पूरी दुनिया को चाइना पे भरोसा नहीं है, जो डेमोक्रेटिक देश है। कुछ रोग कंट्रीज को छोड़ दें तो उनके अलावे दुनिया में किसी को चीन पे भरोसा नहीं है, और कोई चीन की इस बात को मानना नहीं चाहता है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि इस मौके पे दुनिया एकजुट होकर आएगी, और भारत अल्टीमेटली एक न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर डेटरेंस इसीलिए है कि हम कन्वेंशनल वे में कोई अगर दिक्कत होती है तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसी बात जानी नहीं चाहिए, तो वो हो। लेकिन देखिए कि चीन के रेजिम के अंदर परेशानी है। शी जिनपिंग ने क्या काम किया है कि एंटी करप्शन ला के अपने जितने तमाम ओपोनेंट है उनको उन्होंने हत्या करवा दी है, जुडिशियल मर्डर करवा दिया है जी। तो उनके भीतर भी एक ये बढ़ रहा था। दूसरा क्या हुआ कि जिस तरीके से भीतर में उन्होंने कोरोना को हैंडल किया, उसको लेके भीतर में भी डिस्कंटेंट था, बाहर में भी थोड़ी डिस्कंटेंट थी, बाहर में काफी नाराजगी थी। तो इन तमाम चीजों को वो डाइग्रेस करने के लिए वो आए हैं, और उनका ये मकसद तो बहुत क्लियर है। उनके जो भी वेपन सिस्टम 4-5 साल से या 10 साल से वो डेवलप कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, ये जो वेपन सिस्टम है वो अमेरिका से उन्होंने 10 से 15 गुना ज्यादा टेस्ट किया है।
तो और लेकिन हाँ, वो अमेरिका को मार्क करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस रीजन में उनकी कैपेसिटी बहुत मजबूत है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के फौज का जो स्पिरिट लेकिन है, सर जो जो जज्बा कहा है जा रहा है, और वेपन सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है, उनके से ज्यादा है, ज्यादा अच्छी है। सर लेकिन जो कहा जा रहा है J-20 के बारे में कि वो 5th जनरेशन है, लेकिन क्या वो टेस्टेड 5th जनरेशन है? देखिए, एविएशन के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, मैं उतना ही जानता हूं दूसरे सोर्सेज से पढ़ने के बाद। वो जी कहते जी हैं 5th जनरेशन है, और वो कागज पे उनका ये जो है 2 मैक स्पीड है, जो भारत इस जहाज का स्पीड रफेल की 1.8 मैक है, लेकिन रफेल की मनूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है J-20 से। जी ये जितने एक्सपर्ट से मेरी बात होती है तो वो लोग बताते हैं, तो टेस्टेड तो नहीं है। देखिए, चाइना में जो भी इंडिजिनस बना है उसकी कुछ टेक्नोलॉजिकल स्नैक्स हैं, जी तो वो जो है टेस्टेड नहीं मानी जा सकती है। उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी 2 बने हुए हैं, वो शो पीसेस हैं, वो स्थिति में नहीं है। नेवी के उनके वेसल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई जी भी वेसल अपने आप जो है समुद्र में बहुत ज्यादा दिनों तक रहने की स्थिति में नहीं है। तो जो कुछ भी चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो बहुत टेस्टेड नहीं है और बहुत रिलायबिलिटी कोशेंट कम है। लेकिन एडवांटेज उनके पास ये है कि ये उनका इंडिजिनस हथियार है, खुद बनाया हुआ हथियार है, और वो जितना जी चाहे कर सकते हैं, और नंबर उनके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे जो स्किल लेवल का सवाल है वो हमारे पायलट्स के पास बहुत ज्यादा है, और हमारे जो टोटल वेपन सिस्टम है वो एक नहीं है। भारत अकेला देश है जिसके पास इजरायली वेपन सिस्टम है, जिसके पास अमेरिकन वेपन सिस्टम है, जिसके पास रशियन वेपन सिस्टम है, जिसके पास अपने वेपन का इन्वेंट्री है। तो जो इन्वेंट्री जी के जो सारे बेस्ट ये हैं, तो वो उसके पास है। और रियल ये में आपके नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जी में कितने लोग हैं और उस सिचुएशन में कैसे लोग ये करते हैं। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ऐसे में हमारी फौज बहुत मजबूत स्थिति में है। हमें एक देश के रूप में साइकोलॉजिकली बहुत मजबूत रहने की जरूरत है, और अपने फौज जी को पूरा पूरा भरोसा दिलाने की जरूरत है कि हम आपके साथ हैं। और देखिए, भारत ही एकमात्र देश है जो चीन की इन गंदी हरकतों का जवाब दे सकता है। चीन की भारत के साथ एक और परेशानी है कि भारत जी एक प्रजातंत्र के रूप में मजबूत होता है तो चीन के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो शिकंजा है उन्होंने कस रखा है, उस शिकंजे को हल्का किया जाए। तो इस वजह से चीन के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे की वजह से वो भारत पे दबाव बनाना चाहते हैं। सर इस तनाव के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो रूस में होने जा रहा है बहुत जल्द, सितंबर में। आपको लगता है कि ऐसे स्थिति में भारत को उस एक्सरसाइज का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, मैं तो बाहर में हूं, मुझे नहीं मालूम है पूरी सूचनाएं, और मुझे लगता है कि जो भी सरकार में लोग हैं वो सोच समझ के फैसला लेंगे। अगर इस एक्सरसाइज से कुछ फायदा होता है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, और नहीं होता है तो इन मुद्दों पे मैं कमेंट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और मैं सोचता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इन मुद्दों में सरकार का जो भी फैसला होता है, सही हो गलत हो, उस समय उसको नहीं क्वेश्चन करना चाहिए। बाद में पॉलिसी के लेवल पे, क्योंकि उनके पास इनपुट ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मालूम है। तो मैं जी सोचता हूं कि अगर सरकार फैसला लेती है तो कुछ सोच समझ के ही लेगी, और ऐसी बात नहीं है कि जाने से नुकसान होता है, हमें नाराजगी करनी चाहिए, नहीं। आप जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि अपने दुश्मन के बारे में या पॉसिबल दुश्मन के बारे में, हम तो दुश्मन नहीं कहना जी चाहते, जी उनके बारे में आपको और जानकारी मिले उनके उनके तरीके से। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से, हमारी पुरानी परंपराओं की वजह से, जो बहुत पुरानी परंपराएं हैं, हमारे फौज का जज्बा, हमारे फौज का वैल्यू सिस्टम, हमारे फौज की जो वर्क एथिक है वो चीन से बहुत मजबूत है। तो अगर हमारे जी लोग जाते भी हैं, देखते भी हैं, तो हमारे फायदे में ही उसको कन्वर्ट करके लेके आएंगे। और मैं जी सोचता हूं कि सरकार जो भी फैसला करेगी काफी सोच समझ के ऐसी स्थिति में फैसला करेगी, और वो बेहतर स्थिति में है। सर अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आना चाहेंगे जो जासूसी से जुड़ा मामला है। ऐसे वक्त में जब एलएसी पर तनाव है और उसी बीच दिल्ली में एक हवाला रैकेट का जासूस जो चीनी नागरिक था वो भारत में नाम बदल कर रह रहा था और उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी साजिश है चीन की? देखिए, ये युद्ध का जो तरीका है, मैंने पहले भी कहा कि चीन डिसेप्शन में, धोखाधड़ी में विश्वास करता है। जी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण करना शुरू किया तो उसके पास सेना नहीं थी, वो चोरों की तरह छुप के आता था, मंदिरों पे हमला करता था, करके भाग जाता था। हमारे समय राजा यशोवर्मन या राजा भोज लोग थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, वो धर्म युद्ध करने के लिए जाते थे। तो युद्ध में हमारे जो दुश्मन रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं था। जो भी धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट था हमारे देश में ही था, हमारी संस्कृति में ही, और दुनिया के किसी संस्कृति में नहीं है। और हमसे यही गलती होती है कि हम अपने दुश्मन को जो हालत में है उसमें देखने के बजाय अपने मापदंडों से उससे उम्मीद करते हैं। तो दुश्मन से मापदंड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
ये जो पकड़ा गया है, ये देखिए कितना नुकसान कर चुका होगा। ये अचानक तो हुआ नहीं है, उसने पासपोर्ट भी बनाए हैं, उसने आधार कार्ड भी बनाए हैं और बहुत दिनों से उसकी हरकत चल रही है और एक आदमी पकड़ा गया है। ये संभव है कि ऐसे सैकड़ों लोग ऐसे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध का ये तरीका है कि आप जो है सीमाओं पे युद्ध नहीं करते हैं, आप उस देश के भीतर घुस जाते हैं, घुस के उसकी अर्थव्यवस्था का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। जो आज के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के जरिए देखा जाए तो ट्रेड और टेक्नोलॉजी दोनों से उस देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वहां पे अगर इंटेग्रिटी बहुत अधिक नहीं है तो वहां के की इंस्टीट्यूशन को आप टेक ओवर कर सकते हैं, उस देश की कैपेसिटी को आप पैरालाइज कर सकते हैं कि अपने आप वो एक्ट कर सके। तो देखिए ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं सोचता हूं कि इस बात में हमें इसी केस पे फोकस नहीं करना चाहिए और इसको मुकदमे पे ले जाने पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे तमाम केसेस के बारे में ध्यान देना चाहिए और मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारे ऊपर खतरे हैं चीन से और पाकिस्तान दोनों से, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इतना मजबूत करें कि ऐसी घटना होने ही नहीं दे। हम अपनी धरती पे ऐसे नेटवर्क को चलने के लिए जगह ही नहीं जुड़ा हुआ है। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है सर कि जब सर ये लुओ सांग उर्फ जो चार्ली पेंग हैं, इनको जब 2018 में जासूसी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उस वक्त जो जांच एजेंसियां थी या जांच एजेंसियां जो अभी भी है जो जांच कर रही है उस पूरे मामले की, तो उस वक्त क्या जांच की थी? क्या उस वक्त तो जांच एजेंसियों को यह पता नहीं चला था कि ये चीनी जासूस है और भारत में नाम बदल कर रह रहा है और यहाँ का जो चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, सारा बनवा चुका है? देखिए सब सिर्फ जांच एजेंसियों को हम दोष देके नहीं कर सकते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि हमारे सिस्टम टॉप क्लास के होने चाहिए, लेकिन वो एक राजनेता हैं, वो एक निर्देश दे सकते हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम टॉप क्लास का बना नहीं सकते हैं। तो टॉप क्लास सिस्टम बनाने की तरफ कोई बड़ी पहल नजर नहीं आ रही है। देखिए ये जो है जांच एजेंसियों का जहां तक ये है, मैं सोचता हूं कि उनमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। जितने हमारे सरकार में, पुलिस में, सिक्योरिटी में इंटेलिजेंट लोग हैं कुछ, उनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पूरे समाज में एक मैलिग्नेंसी आ गई है, एक सिस्टम सड़ रहा है, ये एक हकीकत है, हमें इसको मानने की जरूरत है। और ये सड़ा हुआ 18वीं शताब्दी का सिस्टम, मैंने कई दफे कहा, कुछ लोगों को बुरा लगा, मैं कहा कि 21वीं शताब्दी में हम 18वीं शताब्दी के सिस्टम को लेकर नहीं चल सकते हैं। इसमें देखिए स्किल से लेके, लीडरशिप से लेके, कंपटीशन से लेके, ये चीजें मिसिंग है। ये सिस्टम बना हुआ है एक कॉलोनियल पावर के लिए कि कुछ चोजन लोग जो है सीधे पैराट्रूप करके ऊपर में आते हैं और उनकी सारी चीजें बनती रहेगी। जैसे बाजार में कंपटीशन होना चाहिए फेयर, वैसे सरकार में भी कंपटीशन होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि स्किल से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, लीडरशिप से लेके और टॉप में स्ट्रेटेजिक विजन से लेके, इन तमाम चीजों को लेके हमारे सिस्टम्स पे पूरी जगह ओवरहॉल करने की जरूरत है। अगर हम नहीं करते हैं तो इसी तरीके से हमारा दुश्मन जो है देश की सीमाओं पे तो है, वो बाद में आएगा, उससे पहले वो देश के भीतर घुस के, उसके हृदय में घुस के वो उसको दीमक की तरह चाट सकता है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा खतरा अगर किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, वो सबवर्शन के लिए है। सबवर्शन में संभव है ये छोटा आदमी है पकड़ा गया है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो पकड़े ही नहीं गए होंगे, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिकल फंडिंग वाले लोग, जिनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन में लोग, ये सारे चीज जो है ये पहले चल रही थी, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जो खतरे हमारे पास है चीन से भी, पाकिस्तान से भी और इन तमाम फोर्सेस से, हमें पूरे सिस्टम को बहुत जल्द सुधारने की जरूरत है। इमीडिएट में तो ली सांग और इसके लोगों को करें, नहीं तो अगर बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे और हमारे अदालत में 20-20, 25 साल, 30 साल, 40 साल ये चलता रहेगा तो कैसे होगा? जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उनको पता है कि वो अदालत में जाएंगे वो काम नहीं होगा, या कई दफे होगा क्या कि उनके ऊपर बैठे हुए जो ऐसे लोग हैं वो उनको दबा देंगे और इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो देखिए हमारे सिस्टम में कमजोरी है और ये कमजोरी जो है मैं समझता हूं कि ये बहुत हाई टाइम है कि हम अब इंतजार नहीं करें, अब किसी मुसीबत का इंतजार नहीं करें, तो इसको हम फौरन इसको एड्रेस करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। सर हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अभी तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोगान से जो अभिनेता आमिर खान ने मुलाकात की है, इस पर काफी हो हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कहा है कि वह जब वापस आते हैं तो उनको सरकारी हॉस्टल में क्वारंटीन किया जाए। तो आप इस पूरे मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए मैं 2-3 तरीके से देखता हूं। मैं सोचता हूं कि किसी भी गणमान्य नागरिक को
अगर वो दूसरे देश में जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है, तो उनको अपने देश से के विदेश मंत्रालय वगैरह से उनको जानकारी में लेना चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिस्टम में ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए कि कभी भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि कभी भी आप ऐसे देश में जाते हैं, किसी से मुलाकात होती है, आप अपने इनको बताएं। देखिए, आमिर खान वहां शूटिंग करने गए थे, तो नेचुरली शूटिंग करने गए थे उस देश में, जब शूटिंग करने गए हैं और वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी डिग्नेटरी से ये आता है, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा कि उसको मना कर पाना। तो देखिए, ये एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप अपने विदेश मंत्रालय को बताएं कम से कम कि वहां जाएं कि नहीं जाएं। परमिशन तो शायद होती होगी, परमिशन लेके ही गए होंगे जब वहां गए हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता होना है सर चाहिए। कि और बताने के बाद जो है, वो मैं लिए सोचता होंगे कि हूं नहीं कि लिए होंगे? जो ऐसी बात तो उनके पास कोई सुरक्षा की या कुछ ऐसी बात तो नहीं उन्होंने कही होगी। आने के बाद या वहीं से उनको बताना चाहिए कि भाई उनके और इनके बीच में क्या बात हुई। और तीसरा, मैं सोचता हूं कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ये हमारे एडवांटेज में भी यूज हो सकता है। लोगों का नाराज होना बहुत जाहिर है, क्यों? क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के इससे मिले हुए हैं और कुछ उल्टी सीधी बहुत उन्होंने नरगल हाँ, बातें की हैं, 370 के बातें मुद्दे की पर हैं भी वो भारत बयान के दिए खिलाफ। थे। मैं बस लास्ट ये जो कहने जा रहा हूं कि जी। सब कुछ होने के बाद अगर आमिर खान की तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तुर्की से दुश्मनी करना नहीं है। हमारा जी। मकसद है क्या? कि तुर्की को पाकिस्तान के लीग से निकाल बाहर करना। तो अगर जी। आमिर खान की इतनी अच्छी गुडविल है कि वो तुर्की के राष्ट्रपति को समझा सकते हैं कि भाई आप पाकिस्तान से मत रहिए, हिंदुस्तान से के दोस्ती कीजिए, हमारे साथ नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम न्यूट्रल बन जाइए। तो मैं सोचता हूं कि हर डिसएडवांटेज को एक एडवांटेज में बदला जा सकता है, लेकिन विदेश मंत्रालय को तुरंत एक गाइडलाइन लाने की जरूरत है। अगर वो नहीं है कि आप कहीं भी किसी देश में जाते हैं तो आप पूछें, और सिर्फ पूछे ही नहीं कि ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में वो रोक दे। एक ये एफिशिएंट गाइडलाइन होना चाहिए कि पूछते हैं तो संग संग एक रिस्पॉन्स जाए। मेरा यही मानना है। सर, आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप यह मान रहे हैं कि अगर वो आमिर खान वहां पर गए हुए हैं तो भारत में इतना हो हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, आप आमिर खान के जरिए जो है वह तुर्की को अपने फेवर में ला सकते हैं? बिल्कुल, आप ऐसा कोशिश तो सोच यही रहे हैं? करनी चाहिए कि तुर्की के फेवर में ला सकते हैं, लेकिन हो हंगामा करना भी जरूरी है। अगर आमिर खान पहले पूछ के नहीं गए हैं तो हो हंगामा तो स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैं सोचता हूं कि इस मुद्दे को सरकार को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है कि तुरंत एक सिस्टम बनाए कि कोई भी गणमान्य व्यक्ति जाता है और ऐसी मुलाकात होती है तो उसे उस जो भी हमारे इस टाइप के होस्टाइल या सेमी होस्टाइल देश हैं, तो जाने से पहले परमिशन लें। परमिशन क्विकली हाँ या ना में मिले। दूसरी बात यह कि अगर कोई बातचीत होती है तो उससे बताएं कम से कम, और आने के बाद वो बात करें। मैं सोचता हूं कि आमिर खान देश के कोई सरकार के प्रतिनिधि तो है नहीं, वो कलाकार हैं, और कलाकार की, लेखक की, इन सारे लोगों की एक अलग पहचान होती है। तो लेकिन अलग पहचान में भी वो देश से बढ़ के नहीं है, देश के ऊपर नहीं है, वो देश के भीतर है। तो मैं सोचता हूं कि इस मुद्दे को ठीक से हैंडल करने की जरूरत है ताकि हम इसको एडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आमिर खान सर, एक नॉट लास्ट एज सवाल और है। ऑफिशियल एक इनफॉर्मल ये बन के जाए और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक एडवांटेज होगा, लेकिन हो हंगामा तो होना ही चाहिए था। सर, एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है, और उसमें आपसे भी है कि आप एक बार इकबाल मिर्ची के साथ जब उस समय साठगांठ की बात हो रही थी बॉलीवुड में, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, इसमें भी कुछ उस तरह के गैंग सक्रिय हैं क्या? मैं कोई अटकल लगाने की स्थिति में नहीं हूं। उस समय तो चूंकि मैं वो एक डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि काउंसलर ऑफिसर के रूप में, तो मुझे जानकारी थी। मैं तो अब एक सिस्टम के बाहर आम आदमी हूं, और वो बात भी मैंने इसलिए कही कि उस बात का पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है। इस वजह से नहीं कि हमें किसी को टारगेट करना है, बल्कि उसका हमें समाधान खोजना है। इसमें मुझे नहीं मालूम है, मैं उम्मीद करता हूं, एक असेसमेंट करता हूं कि वो गए हुए थे तुर्की में और राष्ट्रपति के घर से इनविटेशन आता था तो उसे मना नहीं कर पाए होंगे और वो चले गए होंगे। लेकिन सरकार को मैं सोचता हूं कि इसको संभाल के हैंडल करने की जरूरत है। ये एडवांटेज में भी बन सकता है, लेकिन ऐसी समस्याओं को होने से पहले रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि लेकिन मैं मानता हूं कि लोगों का बार ये पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि आमिर खान को भारत में डर लगता है लेकिन तुर्की में डर नहीं लग रहा है। देखिए, ये जो है ना, हमारे साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश किया गया है काफी लोगों को कि भारत को गाली दीजिए, भारत को उल्टी सीधी बातें कहिए, वो ठीक है, लेकिन बात वहीं तक नहीं है। मैं सोचता हूं कि आज की तारीख में भी भारत के भीतर कई लोग हिंदू का नाम लेने के बावजूद वो ऐसी
बाहरी विदेशी दुश्मनी ताकतों के साथ वो मिले हुए हैं। और वो जो दुश्मन के आप जो कह रहे हैं ली संग एक तो पकड़ा गया है, कितने लोग ऐसे सैकड़ों हजारों लोग होंगे जो मजबूत स्थिति में होंगे, वो पकड़े नहीं गए होंगे। तो सबको जेल नहीं भेजा जा सकता है। इसे उस जहरीले तालाब से हम लोगों को कैसे रोके और उनकी ताकत इतनी खत्म कर दे कि वो जो है देशभक्त किस्म के लोग हैं जो देश के लिए वाकई काम करते हैं, उनका वो नुकसान नहीं कर पाए। तो हमें इस तरफ जाने की जरूरत है, मैं यही मानता हूं प्रवीण जी। ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पंजाब केसरी को समय दिया। थैंक यू। और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।